आज की इस नई गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब हम सबके रोजमर्रा के जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद हर कोई खुद को रिलेट कर सकता है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का हमारा जो मुख्य आधार है वो है बैरी श्वार्ट्ज की बहुत ही मशहूर किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और इस चर्चा का जो मिशन है वो एकदम स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में जहां मतलब मानव इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद हैं, फिर भी इंसान की संतुष्टि और जो मानसिक शांति है वो पहले से इतनी कम क्यों हो गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नया मोबाइल फोन खरीदना है। कुछ दशक पहले शायद सिर्फ 5 या 10 मॉडल हुआ करते थे बाजार में। हाँ, चुनाव करना बहुत आसान होता था। बिल्कुल। लेकिन आज अगर कोई इंसान किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाए या ऑनलाइन सर्च करें तो 100 से ज्यादा मॉडल सामने आ जाते हैं। सही बात है। या फिर वो पल याद कीजिए जब कोई दिन भर काम करने के बाद आराम करने के लिए बस नेटफ्लिक्स खोलता है। ओहो, ये तो मतलब हर घर की कहानी है ना? स्क्रीन पर हजारों फिल्में और अनगिनत शोज होते हैं और इसका नतीजा अक्सर क्या होता है? लोग आधा घंटा सिर्फ स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्रेलर्स देख रहे हैं, खाना ठंडा हो जाता है और अंत में कोई फैसला न ले पाने की वजह से या तो टीवी ही बंद कर देते हैं या फिर वही पुराना शो दोबारा देखने लगते हैं जो वो पहले 10 बार देख चुके हैं। बिल्कुल। डेटिंग एप्स का भी तो यही हाल है, जहां अनंत प्रोफाइल्स को स्वाइप करते करते इंसान बस भावनात्मक रूप से थक जाता है। और अगर हम किसी तरह कोई फैसला ले भी लें तो निर्णय के तुरंत बाद मन में एक सवाल गूंजने लगता है कि क्या चुना गया विकल्प वाकई सबसे सही था। हाँ, जो बात सबसे अधिक ध्यान देने वाली है ना वो ये है कि ये सिर्फ एक रोजमर्रा की छोटी मोटी उलझन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है। समाज में अक्सर इन स्थितियों को बहुत हल्के में लिया जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि बस वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि फैसला लेने में थोड़ा समय लग रहा है बस। लेकिन बैरी श्वार्ट्ज अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से ये स्थापित करते हैं कि विकल्पों की ये जो सुनामी है ये हमारे दिमाग पर एक अदृश्य और भारी बोझ डाल रही है। मतलब एक मेंटल बर्डन। हाँ, जब भी हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमारे पास चुनने के लिए बहुत कुछ होता है तो हमारा दिमाग ना एक कंप्यूटर की तरह लगातार डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। हर चीज को कैलकुलेट कर रहा होता है। सही कहा। वो हर विकल्प के फायदे, उसके नुकसान और उसकी भविष्य की संभावनाओं को तौल रहा होता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखें कि हम किसी एक विकल्प को चुनने के बाद भी उस विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से बाहर नहीं आ पाते। मतलब फैसला हो गया फिर भी दिमाग चल ही रहा है। एग्जैक्टली। निर्णय लेने के बाद जो एक मानसिक शांति मिलनी चाहिए उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ले लेती है। ये सच में एक बहुत सोचने वाला पहलू है। क्योंकि अगर हम थोड़ा इतिहास या समाज के नजरिए से देखें तो सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि ज्यादा विकल्प होने का सीधा अर्थ है ज्यादा आजादी। बिल्कुल, यही तो हमारी बेसिक धारणा है। हाँ, मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के पास चुनने के लिए सिर्फ 1 या 2 चीजें हैं तो वो एक तरह के बंधन में है। लेकिन अगर सामने 100 विकल्प हैं तो इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये एक बहुत ही गहराई से बैठी हुई सोच है कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे इंसान उतना ही आजाद और उतना ही ज्यादा खुश होगा। लेकिन यही तो वो पॉइंट है जहां यह किताब इस पूरी सोच को कटघरे में खड़ा कर देती है। तो ऐसा क्यों है कि विकल्पों की ये अधिकता हमें आजाद महसूस कराने के बजाय एक मानसिक पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कराती है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें उस मनोविज्ञान को देखना होगा जिसे किताब में इल्यूजन ऑफ फ्रीडम कहा गया है, यानी स्वतंत्रता का भ्रम। स्वतंत्रता का भ्रम। हाँ, बैरी श्वार्ट्ज का मुख्य तर्क यही है कि विकल्पों का एक स्तर तक बढ़ना तो वाकई आजादी देता है। मतलब 0 से अगर कुछ विकल्प मिल जाए। बिल्कुल। जब शून्य विकल्प से हम कुछ विकल्पों तक पहुंचते हैं तो हमारे जीवन की गुणवत्ता में भारी सुधार होता है। लेकिन जब वो विकल्प एक निश्चित सीमा को पार कर जाते हैं ना तो वो आजादी नहीं बल्कि आजादी का भ्रम बन जाते हैं। एक तरह का इल्यूजन। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से जब किसी के पास चुनने के लिए सिर्फ 3 विकल्प होते हैं तो उसका दिमाग आसानी से उनकी तुलना कर सकता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ चुन सकता है। सही कहा। वो उनके बीच के अंतर को समझकर पूरे आत्मविश्वास के साथ एक को चुन सकता है। लेकिन जब विकल्प 30 या 300 हो जाते हैं तो हर एक विकल्प का मूल्यांकन करना इंसान के लिए एक भारी मेंटल बर्डन बन जाता है। मतलब दिमाग थक जाता है। बिल्कुल। इस स्थिति में इंसान आजाद नहीं रहता
वो विकल्पों के अंतहीन विश्लेषण का गुलाम बन जाता है। बहुत खूब कहा आपने, गुलाम बन जाता है। उसकी सारी मानसिक ऊर्जा उस आजादी का जश्न मनाने के बजाय सही विकल्प ढूंढने की चिंता में खर्च होने लगती है। ये तो बहुत ही रोचक नजरिया है। यानी जिस चीज को आधुनिक समाज ने सबसे बड़ा वरदान समझा था, वही असल में हमारी दिमागी ऊर्जा को सूख रही है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है इसी से वो डिसीजन फटीक वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है, निर्णय की थकान। हाँ बिल्कुल। इंसान दिन भर में अनगिनत चुनाव करता है ना। सुबह उठकर कौन सी शर्ट पहननी है, नाश्ते में क्या खाना है, काम पर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, और फिर ऑफिस पहुंचकर अनगिनत प्रोफेशनल फैसले। हाँ। और विज्ञान भी यही मानता है कि हर छोटे बड़े चुनाव को करने में हमारी दिमागी ऊर्जा खर्च होती है, जिसे हम विल पावर कहते हैं। तो जब हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और वहां सिर्फ टूथपेस्ट के 50 अलग-अलग प्रकार रखे होते हैं, कोई नमक वाला, कोई चारकोल वाला, हाँ, कोई सेंसिटिविटी के लिए, कोई वाइटनिंग के लिए, तो दिमाग सचमुच थकने लगता है। इस डिसीजन फटीग को साबित करने के लिए मनोविज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया गया था। इसका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। कौन सा प्रयोग? इसे जैम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शीना आयंगर और मार्क लेपर ने किया था। अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर में जैम चखने का एक स्टॉल लगाया। पहले दिन उन्होंने उस स्टॉल पर 24 अलग-अलग स्वादों के जैम रखे। 24 स्वाद? वो तो काफी ज्यादा हैं। बिल्कुल। और विकल्पों की इस अधिकता ने बहुत से लोगों को आकर्षित भी किया। स्टोर में आने वाले लगभग 60% लोग उस स्टॉल पर रुके। 60% तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन जब खरीदारी की बारी आई तो उन 60% में से केवल 3% लोगों ने ही असल में जैम खरीदा। सिर्फ 3%? हाँ, इतनी बड़ी वैरायटी होने के बावजूद सिर्फ 3% लोगों ने खरीदारी की। एग्जैक्टली। और प्रयोग का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वो क्या था? अगले दिन उन्होंने उसी स्टॉल पर 24 के बजाय सिर्फ 6 स्वादों के जैम रखे। इस बार स्टॉल पर रुकने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम थी, लगभग 30%। ठीक है। लेकिन जब बात खरीदारी की आई तो उन रुकने वाले लोगों में से 30% लोगों ने जैम खरीदा। वाओ! अगर हम कुल बिक्री की बात करें तो कम विकल्पों वाले दिन जैम की बिक्री पहले दिन के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा थी। निर्णय लेने की क्षमता ही खो देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ आलस्य है कि इंसान इतने सारे विकल्पों को देख के फैसला टाल देता है? नहीं, ये बिल्कुल भी आलस्य नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग का खुद को ओवरलोड से बचाने का एक सुरक्षा तंत्र है। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो इंसान पर यह भारी दबाव होता है कि उसे सबसे बेहतरीन फैसला करना है। इसी दबाव के कारण बेवजह की एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। दिमाग सोचने लगता है कि अगर मैंने गलत चुनाव कर लिया तो वो मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे विकल्प मौजूद थे और फिर भी मैं सही चीज नहीं चुन पाया। ये तो सच में गिल्ट वाली फीलिंग है। बिल्कुल। इस डर के कारण पछतावे की भावना पहले ही हावी हो जाती है। इंसान इस कदर मानसिक रूप से थक जाता है कि कई बार वो निर्णय लेना ही छोड़ देता है। इसी को डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं ना? हाँ, डिसीजन पैरालिसिस। वो खाली हाथ वापस लौट आता है या पुरानी चीज से ही काम चलाता रहता है, भले वो उसे पसंद हो। इतनी ज्यादा चॉइस की कोई चॉइस ही ना बन पाए। डिसीजन पैरालिसिस का ये पहलू बहुत ही आम है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले या करियर के बड़े फैसले सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा जानकारी और इतने सारे विकल्प हैं कि वो तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस दिमागी थकान की बात करते हैं ना, तो ये भी देखने में आता है कि अलग-अलग लोग इस परिस्थिति से अलग-अलग तरीके से निपटते हैं। हाँ, सबका अपना तरीका होता है। किताब में इंसानी व्यवहार को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। यह हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा, मैक्सिमाइजर्स और सैटिस्फायर्स। ये मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इन दोनों के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। जरूर। मैक्सिमाइजर्स वो लोग होते हैं जो हर हाल में सबसे बेस्ट या सर्वोत्तम विकल्प चाहते हैं। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, उनके लिए हर छोटा या बड़ा फैसला एक बहुत भारी रिसर्च का विषय होता है। मान लीजिए किसी मैक्सिमाइजर को एक लैपटॉप खरीदना है, तो वो क्या करेगा? वो हफ्तों तक हर वेबसाइट छानेगा, दर्जनों यूट्यूब रिव्यूज देखेगा, रैम और प्रोसेसर की हर छोटी डिटेल की तुलना करेगा। बिल्कुल, एक्सेल शीट बन जाएगी पूरी। हाँ, वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके पैसे का एक एक पैसा सबसे अच्छी जगह खर्च हो
और उसे बाजार का सबसे बेहतरीन उत्पाद मिले। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्णय लेने और लैपटॉप खरीद लेने के बाद भी मैक्सिमाइजर इसी सोच में डूबा रहता है कि क्या उसने सच में सबसे अच्छी डील हासिल की। क्या कुछ दिनों बाद इसकी कीमत और कम तो नहीं हो जाएगी? ये सवाल उसे परेशान करता रहता है। एग्जैक्टली, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। यानी मैक्सिमाइजर्स हमेशा पूर्णता की तलाश में रहते हैं और ये तलाश उन्हें कभी मानसिक शांति नहीं लेने देती। सही कहा। इसके ठीक विपरीत सैटिस्फायर्स होते हैं। ये शब्द सैटिस्फाई यानी संतुष्ट होने और सफाइस यानी पर्याप्त होने से मिलकर बना है। हाँ, सैटिस्फायर्स वो लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ मानक तय कर लेते हैं। उसी लैपटॉप वाले उदाहरण को ले तो एक सैटिस्फायर तय करेगा कि उसे 8 GB रैम वाला एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो उसके बजट में आता हो। और जैसे ही उसे कोई ऐसा विकल्प मिलता है जो उसके उन मानकों को पूरा करता है, यानी जो गुड इनफ या काफी अच्छा होता है, वो उसे खरीद लेता है और अपनी जिंदगी के बाकी कामों में लग जाता है। बिल्कुल। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि दुनिया की किसी और वेबसाइट पर शायद कोई थोड़ा बेहतर लैपटॉप उससे 100 रुपए कम में मिल रहा होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये कि जो लोग सैटिस्फायर्स होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा खुश और शांत रहते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैक्सिमाइजर्स भले ही कभी-कभी ऑब्जेक्टिव रूप से थोड़ा बेहतर विकल्प ढूंढ लें, जैसे थोड़ा बेहतर प्रोसेसर मिल गया हो, हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव रूप से यानी मानसिक और भावनात्मक स्तर पर वो हमेशा घाटे में रहते हैं। उनका सुख छून जाता है। उनकी सारी ऊर्जा उस बेस्ट को ढूंढने में खत्म हो जाती है और अंत में जो तनाव और थकान उन्हें मिलती है वो उस छोटी सी सफलता की खुशी को पूरी तरह से निगल जाती है। ये तो बहुत नुकसान का सौदा है। बिल्कुल। सैटिस्फायर्स इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि उनका समय और उनकी मानसिक शांति उस परफेक्ट विकल्प से कहीं ज्यादा कीमती है। ये बहुत ही स्पष्ट है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि सबसे अच्छी चीज ढूंढने वाला ही सबसे ज्यादा फायदे में रहता है, लेकिन असल में मानसिक कीमत बहुत बड़ी है। हाँ, मानसिक कीमत उस थोड़े से आर्थिक या भौतिक फायदे से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसी से हमारा अगला महत्वपूर्ण विषय जुड़ता है जो है पछतावे का जाल। द ट्रैप ऑफ रिग्रेट। हाँ, जब विकल्पों की संख्या सीमित होती है तो निर्णय लेना न सिर्फ आसान होता है बल्कि निर्णय के बाद की संतुष्टि भी ज्यादा होती है। लेकिन जब हजारों विकल्पों की मौजूदगी होती है तो दिमाग लगातार तुलना करता रहता है। और ये निरंतर तुलना ही वर्तमान खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। कैसे? देखिए, जब सामने चुनने के लिए सिर्फ 1 या 2 रास्ते होते हैं और अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो इंसान दुनिया को, किस्मत को या हालात को दोष दे सकता है कि मेरे पास तो विकल्प ही नहीं था। हाँ, इससे उसके आत्मसम्मान पर सीधा वार नहीं होता। लेकिन जब सामने 100 विकल्प हों और फिर भी फैसला पूरी तरह से सही न निकले तो इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद को दोष देता है। वो सोचता है कि मैंने ही सही रिसर्च नहीं की। बिल्कुल, वो सोचता है कि कमी उसी की शोध में रह गई थी। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मनोविज्ञान काम करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम कोई एक चीज चुनते हैं तो असल में हम बाकी सारे उपलब्ध विकल्पों को छोड़ रहे होते हैं। सही कहा। हर विकल्प जो हम नहीं चुनते उसकी अपनी कुछ खूबियां होती हैं और जब विकल्पों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो छोड़े गए विकल्पों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा होती है ना। एग्जैक्टली। उन सभी छूटे हुए विकल्पों की जो एक संभावित खुशी थी वो हमारे दिमाग में जमा होती रहती है और हमारे चुने हुए विकल्प की खुशी पर भारी पड़ जाती है। अर्थशास्त्र में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की गणना सिर्फ पैसों में होती है, लेकिन मनोविज्ञान में इसकी गणना भावनाओं और खुशी के नुकसान में होती है। एक तरह का इमोशनल टैक्स लग जाता है। हाँ, इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि शायद दूसरा वाला करियर पाथ बेहतर था या शायद दूसरा शहर रहने के लिए ज्यादा अच्छा होता। क्या होता अगर, ये वाली सोच, ये जो विचार है ना, ये इंसान की वर्तमान खुशी को दीमक की तरह खा जाता है। जो विकल्प चुना जा चुका है उसके फायदों का आनंद लेने और उसमें अपना 100% देने के बजाय दिमाग उन विकल्पों के काल्पनिक फायदों के बारे में सोच कर दुखी होता रहता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। मतलब जो है उसका मजा नहीं ले रहे, जो नहीं है उसका दुख मना रहे हैं। बिल्कुल। जितने ज्यादा विकल्प छोड़े जाते हैं, चुने हुए विकल्प से मिलने वाली संतुष्टि उतनी ही कम हो जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम असल जिंदगी में जो जी रहे हैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके उन ख्यालों में जी रहे हैं जो हो सकते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का समाधान क्या है? हाँ, हम इस पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के जाल से बाहर कैसे निकलें? क्योंकि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, बाजार तो हमें विकल्प देता ही रहेगा। किताब में इस समस्या से निपटने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिए गए हैं। क्या है वो समाधान? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम तो यही है
कि हर चीज में बेस्ट ढूंढने की अपनी इस जिद को छोड़ना होगा। परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। हाँ, हर छोटे फैसले में परफेक्शन की तलाश करना हमारी दिमागी ऊर्जा की भारी बर्बादी है। इसके लिए चॉइस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चॉइस आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने विकल्पों को जानबूझकर सीमित करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कोई अपनी आजादी को खुद कम क्यों करे। हाँ, लोग तो ज्यादा आजादी चाहते हैं। लेकिन मानसिक स्पष्टता के लिए ये बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को कपड़े खरीदने हैं तो वो खुद से एक नियम बना सकता है कि वो सिर्फ 2 या 3 ब्रांड्स की दुकानों में ही जाएगा और वहीं से चुनाव करेगा। मतलब बाउंड्री सेट कर दी। बिल्कुल। जब नियम खुद बनाए जाते हैं तो इंसान नियंत्रण में महसूस करता है और बाजार के विकल्पों के बहाव में नहीं बहता। ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है विकल्पों की बाढ़ को रोकने के लिए खुद ही एक बांध बना लेना। और इसके साथ ही एक और समाधान जो बहुत असरदार साबित हो सकता है वो है अपने फैसलों को नॉन रिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय मानना। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। आज के समय में हर चीज की रिटर्न पॉलिसी होती है ना, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज को 30 दिन के अंदर वापस किया जा सकता है। हाँ, इससे हमें लगता है कि हमारा फैसला अंतिम नहीं है, और क्योंकि फैसला अंतिम नहीं है इसलिए हम लगातार विकल्पों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम अपने फैसलों को ऐसा मान लें कि अब इन्हें बदला नहीं जा सकता, तो हमारा दिमाग उस फैसले के साथ तालमेल बिठाने और उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है। एक बार जब कोई निर्णय ले लिया जाए तो पीछे मुड़कर देखना बंद कर देना चाहिए। विकल्पों की तुलना करना पूरी तरह से रोक देना चाहिए। और सबसे अहम समाधान जो इस पूरी चर्चा का सार है वो ये है कि गुड इनफ या काफी अच्छा को स्वीकार करना सीखना। समाज ने तो हमें सिखाया है कि काफी अच्छा असल में समझौते का दूसरा नाम है। लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से जब हम ये समझ लेते हैं कि काफी अच्छा असल में पर्याप्त है, तो जीवन से बहुत सारा तनाव अपने आप गायब हो जाता है। ये सच है। मैक्सिमाइजर से सैटिस्फाइसर बनने की ये यात्रा रातों रात नहीं होती, लेकिन ये मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। काफी अच्छा असल में पर्याप्त है, ये एक बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। तो इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को अगर हम एक साथ पिरोएं तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि स्वतंत्रता बेशक एक बेहतरीन चीज है। बिल्कुल। ये एक स्वस्थ समाज और जीवन का आधार है, लेकिन अनंत विकल्प कभी भी खुशी की गारंटी नहीं दे सकते। सच्ची स्वतंत्रता अत्यधिक विकल्पों के ढेर में खो जाने से नहीं, बल्कि वो हमारे विचारों की स्पष्टता से आती है। सही कहा। जब इंसान ये जान लेता है कि उसे क्या चाहिए और वो उस पर टिका रहता है, तभी वो सच में आजाद होता है। और अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन के संदर्भ में देखें तो अगली बार जब भी कोई बड़ा या छोटा निर्णय लेना हो, चाहे कोई गैजेट खरीदना हो, हाँ, या करियर का कोई बड़ा फैसला हो, या वीकेंड पर सिर्फ एक फिल्म चुननी हो, तो एक पल के लिए रुकना चाहिए। खुद से ये बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना चाहिए। क्या सवाल? क्या इस वक्त परफेक्ट चाहिए या शांति? क्या बात है। क्योंकि हर चीज में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ढूंढते रहने की इस अंतहीन दौड़ में अक्सर वो खुशी ही हाथों से फिसल जाती है जिसके लिए वो चुनाव किया जा रहा था। संतोष कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में विकल्पों के रूप में मिलती है। संतोष असल में विकल्पों को कम करने से हमारे भीतर पैदा होता है। क्या इस वक्त परफेक्ट चाहिए या शांति? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि कैसे विकल्पों की अधिकता हमें निर्णय लेने से रोकती है, डिसीजन फटीग का शिकार बनाती है और अंततः हमें पछतावे की तरफ ढकेलती है। बिल्कुल। सैटिस्फाइसर बनना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने का एक स्मार्ट तरीका है। एकदम सही। और चर्चा का अंत करते हुए विचार करने के लिए मैं एक बात यहाँ रखना चाहूंगी। इस विश्लेषण से ये तो स्पष्ट है कि काफी अच्छा चुनना ही हमारी खुशी और मानसिक शांति का असली रहस्य है। लेकिन जरा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचिए। आज की आधुनिक दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा उपभोक्ता बाजार और सोशल मीडिया का पूरा ढांचा इसी बात पर टिका है कि वो हमें हर पल अनगिनत विकल्प दें और लगातार ये महसूस कराएं कि काफी अच्छा कभी पर्याप्त नहीं होता। बिल्कुल। हमेशा कोई नया फोन मॉडल, कोई नया फैशन ट्रेंड, कोई नया अपग्रेड हमारा इंतजार कर रहा होता है। बाजार का मुनाफा हमारी असंतुष्टि में छिपा है। ये तो एक बहुत गहरा विचार है। तो क्या इंसान अनजाने में एक ऐसी दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे डिजाइन ही उसे हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रखने के लिए किया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।